अब हमें आप 80 घाट के इतिहास के बारे में कुछ जानकारियाँ दीजिए। 80 घाट से नमो घाट के बीच में 84 घाट स्थित हैं। 84 घाट कहे जाते हैं। अगर आप नौकायान भी करेंगे तो यहाँ आपको जो केवट हैं वो कहेंगे आपको कि चलिए 84 घाट घुमाएंगे, तो नमो घाट तक लेकर जाते हैं। इन 84 घाटों में कुछ घाट बहुत प्रचलित हैं, बहुत आदिकाल से उन घाटों का महत्व रहा है। उसमें 80 घाट एक पहला स्थान रखता है। यह घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह BHU से नज़दीक का घाट है। सबसे नज़दीक का घाट 80 घाट है, जिस कारण से यहाँ BHU में पढ़ रहे लाखों स्टूडेंट, वर्तमान में BHU में 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उन लाखों विद्यार्थियों का जमावड़ा रहता है इस घाट पर। तो इसलिए इस घाट की चहल पहल और रौनकता ज़्यादा बढ़ी हुई है और इस घाट में स्पेस ज़्यादा है। आप देख पाएंगे कि 80 घाट की गंगा की तरफ मैदान भूमि ज़्यादा है, जिससे टहलने का, घूमने का एरिया ज़्यादा है बाकी घाटों के तुलना में। बाकी घाट जो होते हैं, घाट के बाद तुरंत गंगा नदी आ जाती है, इसलिए उतनी दूर तक लोग नहीं जा पाते। पर 80 के पास तो एक भौगोलिक कारण भी है उसका कि जिसकी वजह से 80 घाट ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ स्पेस ज़्यादा है। दूसरा, 80 घाट वह घाट है जहाँ एक तरफ रामायण लिखी गई, दूसरे तरफ महाभारत लिखी गई। इस तरफ 80 घाट के तरफ तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की लेखनी की, और उसके दूसरे तरफ 80 के तरफ वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। इसलिए यह घाट बहुत प्रचलित रहा है 80 घाट। और 80 घाट का नामकरण 80, मैंने अभी जस्ट आपको पिछले वीडियो में बताया कि 80 नदी गंगा में उतरती है, गंगा में मिलती है, जिस वजह से यह 80 मोहल्ला है, 80 नदी के किनारे बसा हुआ मोहल्ला, इसलिए इस घाट को 80 घाट कहा जाता है। 80 घाट के बाद अगर हम आगे की ओर चलें तो 80 घाट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो शीतला घाट, तुलसी घाट होते हुए मुख्य घाट राजा चेत सिंह घाट पहुँचते हैं। अगर आप नौकायान करेंगे तो एक किला जैसा आकृति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें राजा चेत सिंह के है। राजा चेत सिंह यहाँ के महान राजा 1770 ईस्वी में, जब जमींदार, जो बनारस के जमींदार वर्ग हुआ करते थे, जो भूमिहार समाज से आते हैं, राजा बलवंत सिंह, जिन्होंने पहली बार कहा कि हम अलग स्वतंत्र हैं, हम अवध के नवाब के अंदर नहीं आते हैं, अवध के नवाब को हम रेवेन्यू नहीं देंगे, और इन्होंने अपनी स्वतंत्र, राजा बलवंत सिंह के पूर्व भी कई उनके पीढ़ियों में राजा रहे, पर उस कदर ख्याति नहीं थी जिस प्रकार से राजा बलवंत सिंह की थी। राजा बलवंत सिंह के योग्य सुपुत्र श्री चेत सिंह, जिन्होंने बनारस नगरी का सुदृढ़ीकरण, विकास, मंदिरों का रख रखाव और बनारस को स्वतंत्र घोषित बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो राजा चेत सिंह के नाम से वो राजा चेत सिंह घाट है। वर्तमान में चेत सिंह के बाद उनके पुत्र के द्वारा आप अगर देखेंगे तो गंगा के उस पार रामनगर जो किला बनाया गया है, वो चेत सिंह जब तक जीवित थे इस तरफ घाट थी, इस तरफ राजा हुआ करते थे। पर कहा गया कि वेदों में कि बनारस का राजा एक ही है, वो भगवान शंकर को काशी के राजा मानते हैं, काशी के राजा के रूप में। तो उन्होंने अपनी नगरी को काशी के उस पार रखा कि राजधानी काशी के उस पार रामनगर में होगी, राजा बनारस के कहे जाएंगे। लेकिन जबकि हम लोगों के यहाँ मानी जाती है कि एक राज्य का एक ही राजा होगा, तो काशी भगवान शंकर को माना गया, और काशी के उत्तराधिकारी के रूप में, भगवान शंकर के उत्तराधिकारी के रूप में काशी राज के महान शासक हुए महाराजा विभूति नारायण सिंह जी, जिन्होंने बहुत से कुशल कार्य किए, बहुत सारे उनके शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया। उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी भूदान, जो ज़मीन की जो उन्होंने दान की, जो BHU के लिए उन्होंने 2500 एकड़ ज़मीन दिया पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, जिस भूमि पर आज BHU दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो बनाई गई, वो उन्हीं के ज़मीन दान देने की वजह से बनाई गई। अन्य राजाओं के सहयोग से संभव हो पाया कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन पाया। कई लोगों के सामर्थ्य, कई लोगों के सहयोग के कारण से यह संभव हो पाया। पर सबसे अहम सहयोग जो ज़मीन का दान देकर, ज़मीन का शिलान्यास करके यूनिवर्सिटी खोलने का, और जो हिम्मत के रूप में पंडित मोहन मालवीय को दिया,
ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है।